नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर में। आज दिनांक 13 जुलाई 2023 है। हम द हिंदू के, इंडियन एक्सप्रेस के और बाकी न्यूज़पेपर्स के पूरे आर्टिकल कवर करेंगे, उनके बेसिक्स के साथ में कवर करेंगे। पहला आर्टिकल बेसिकली इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, जिसमें बेसिकली बताया कि रिटेल इन्फ्लेशन जो मई में 4.3% था, अभी जून में 4.8% हो गया, तो 3 मंथ हाई है। तो इसके बेसिक्स की बात करते हैं कि इन्फ्लेशन है क्या। सबसे पहले एक टर्म है होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो बेसिकली दोनों में डिफरेंस है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीपीआई में बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का मेजर करता है, और होलसेल में सिर्फ गुड्स को करता है, जो कि होलसेल रेट पर चेंज होते हैं। सीपीआई मंथली बेसिस पे रिलीज होता है और डब्ल्यूपीआई वीकली बेसिस पे। जैसे कि बताया कि सीपीआई में गुड्स एंड सर्विस दोनों इंक्लूड है, यहाँ पे सिर्फ गुड्स है। यहाँ पे 8 कैटेगरी ऑफ दी प्रोडक्ट और सर्विसेज आते हैं, और यहाँ पे प्राइमरी आर्टिकल है, फ्यूल है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है। बेस ईयर इसका कैलेंडर ईयर होता है, जैसे हमारा जनवरी से दिसंबर तक, लेकिन यहाँ पे बेस ईयर फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च से 1 अप्रैल तक। ये फाइनल स्टेज ऑफ द इन्फ्लेशन कैलकुलेट करता है। यहाँ पे इन्फ्लेशन फर्स्ट स्टेज में, क्योंकि होलसेल में सामान जब शुरुआत में आता है उसके फर्स्ट स्टेज में इसको काउंट होता है, यहाँ पे फाइनल स्टेज में। ये जनरल पब्लिक के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि रिटेल इन्फ्लेशन भी बोला जाता है। और ये इंपॉर्टेंस है बेसिकली जो होलसेल मार्केट वाले लोग हैं उनके लिए। अब कुछ और कंसेप्ट डिस्कस करते हैं इन्फ्लेशन से रिलेटेड। इन्फ्लेशन बेसिकली सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि इन्फ्लेशन होता क्या है। इन्फ्लेशन बेसिकली जनरल राइज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ जाते हैं तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, और उससे जो परचेजिंग पावर होती है लोगों की कम हो जाती है, क्योंकि करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं थोड़ा सा आइटम खरीदने के लिए। और इन्फ्लेशन जब हैपन होता है तो बेसिकली मतलब कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले इन्फ्लेशन को हमेशा परसेंटेज में बताया जाता है, जैसे आर्टिकल में बताया ना कि अभी 4.3% के आसपास हो गया। तो ये एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई प्राइस, कोई आइटम आपका 100 रुपये है और उस पर बताया कि आपका 2% इन्फ्लेशन हो गया, तो यहाँ पे 2 रुपीज़ उसमें ऐड होके नेक्स्ट ईयर में ये कैलकुलेट किया जाएगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। एक्चुअल में इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कंज्यूमर पे और प्रोड्यूसर पे दोनों पे पड़ता है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी भी होता है कि अगर कंटिन्यूसली प्राइस राइज होता रहा हो तो ये हाइपर इन्फ्लेशन भी हो सकता है, जिसमें कि डबल डिजिट में 10%, 20%, 30% इस डिजिट में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता रहता है। उससे लोगों को क्या होगा, लोगों का जो वहाँ की करेंसी है, जैसे कि वर्ल्ड वार 2 के टाइम इन्फ्लेशन में देखा कि लोग बोरियों में पैसे भर भर के ले जा रहे हैं सिर्फ ब्रेड का पैकेट लेने के लिए। तो इससे क्या होगा कि लोगों का मनी में विश्वास उठ जाएगा और कोई मनी को होल्ड नहीं करेगा, और अल्टीमेटली सेविंग को इफेक्ट करता है, क्योंकि जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगा तो इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, तो लोग उसमें सेविंग भी नहीं करते हैं। कोजेज ऑफ इन्फ्लेशन में कुछ बताए हैं। मेन कॉज जो डिमांड पुल है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और बिल्ट इन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन बेसिकली होता है कि जब फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी थी 1000 रुपया, वो बढ़ के होगी 2000, तो आपकी डिमांड ज़्यादा होगी, क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर कैपेसिटी ज़्यादा होगी। जब लोगों की डिमांड बढ़ जाती है प्रोडक्ट और सर्विसेज को खरीदने में, क्योंकि उनकी कैपेसिटी बढ़ गई है और परचेजिंग पावर बढ़ गई है, लेकिन जो सप्लाई है, डिमांड और सप्लाई का मिसमैच हो जाता है, उस टाइम पे डिमांड पुल, मतलब डिमांड ने इन्फ्लेशन को पुल कर लिया। सेकंड होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट अभी 100 रुपये का बनता है, लेकिन जो रॉ मटेरियल आना था उसके कारण इसकी कॉस्ट होगी 120 रुपया। मतलब जब कॉस्ट बढ़ जाती है रॉ मटेरियल की, उसके कारण जो इन्फ्लेशन आया उसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और बिल्ट इन इन्फ्लेशन बेसिकली होता है कि वर्कर्स के जो वेजेज होते हैं इंडस्ट्री में, फॉर एग्जांपल वेजेज 1000 रुपीज़ है, 10,000 रुपीज़ है, और वेजेज बढ़ा दिए 11,000, तो उससे क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है। कुछ इंडेक्सेस की बात की गई, जैसे सीपीआई इंडेक्स होता है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होता है, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट, जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जीडीपी से भी ज़्यादा ट्रू पिक्चर देता है हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, उसकी अच्छी पिक्चर क्रिएट करता है जीडीपी डिफ्लेटर। नेक्स्ट चलते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक में हमने देखा था कि यहाँ पे ह्यूमन राइट कमीशन के ऊपर कुछ बात की थी कि एनएचआरसी ने बेसिकली थोड़े दिन पहले एक बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, उसके लिए उड़ीसा गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी है कि इसकी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी सबमिट करें। तो यहाँ पे एनएचआरसी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बेसिक्स डिस्कस करेंगे कि एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, बेसिकली इसको फॉर्म किया गया था 1993 में। हम यूएन के प्रति कमिटेड हैं ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने 2019 में एक एक्ट पास किया था। हम दोनों कंपेरिजन करेंगे कि 1993 के हिसाब से क्या कंपोजिशन थी और लेटेस्ट एक्ट के हिसाब से क्या
कंपोजिशन है। सबसे पहले 1993 में देखोगे जो चेयरपर्सन होता था उसकी कंडीशन थी या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, सुप्रीम कोर्ट का होगा, लेकिन अभी इन्होंने चेंज कर दिया कि चीफ जस्टिस के साथ में जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी चेयरपर्सन हो सकता है एनएचआरसी का। उसके बाद इसमें सिर्फ 2 मेंबर्स ऐड किए गए थे जिनको ह्यूमन राइट की नॉलेज थी, लेकिन यहाँ पे 3 मेंबर कर दिए जिसमें एक वीमेन मेंबर को भी ऐड किया गया। अदर जो मेंबर्स थे उसमें बेसिकली ये थे पहले नेशनल कमीशन ऑफ द शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट एंड वीमेन एंड द माइनॉरिटी, लेकिन यहाँ पे नेशनल कमीशन ऑफ द बैकवर्ड क्लास को ऐड कर दिया गया। उसके साथ में चाइल्ड राइट के कमिश्नर को और चीफ कमिश्नर फॉर द पर्सन ऑफ द डिसेबिलिटीज़ को। अब स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का भी अमेंडमेंट इसके साथ ही आया था और 2019 में भी कुछ चीज़ें चेंज कर दी। यहाँ पे जो चेयरपर्सन था बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट था, लेकिन इसमें चीफ जस्टिस के साथ में जज ऑफ द हाई कोर्ट भी इसका चेयरपर्सन हो सकता है। पहले जो इनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस था कि बेसिकली 5 साल और 70, बेसिकली 5 ईयर्स टर्म होती थी और जब तक उसकी 70 साल एज ना हो, दोनों में से जो कंडीशन फुलफिल हो तो उसके हिसाब से इनका अपॉइंटमेंट होता था, लेकिन यहाँ पे 3 ईयर्स और 70 कर दिया। और रीअपॉइंटमेंट का बेसिकली ये कर दिया कि रीअपॉइंटमेंट भी की जा सकती है, 5 साल तक वो सर्व कर सकते हैं। सेक्रेटरी जनरल में भी कुछ बदलाव किया था कि जो एनएचआरसी है और सेक्रेटरी ऑफ एसएचआरसी बेसिकली वो पावर उनको डेलीगेट जो की जाती थी सिर्फ वही फंक्शन करते थे, लेकिन 2019 में ये बताया कि वो सारी एक्सरसाइज पावर कर सकते हैं जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव है, फाइनेंशियल, एक्सेप्ट जुडिशियल फंक्शन, मतलब जुडिशियल फंक्शन नहीं करेंगे, बाकी पावर उनको एक्सरसाइज की जा सकती है। एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को कि अगर किसी यूनियन टेरिटरी में कोई ह्यूमन राइट वायलेशन है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर एग्जांपल अंडमान निकोबार में कोई ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है तो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट नियरेस्ट, फॉर एग्जांपल तमिलनाडु या वेस्ट बंगाल को डायरेक्ट कर सकती है कि आप जो भी अंडमान निकोबार से रिलेटेड ह्यूमन राइट वायलेशन उनको केटर करोगे। लेकिन जो दिल्ली के केसेज होंगे वो हमारे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से ही डील किए जाएंगे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बेसिकली इसमें ईडी और सीबीआई के जो हेड हैं, बेसिकली रूल क्या चेंज किया था कि पहले इनका टेनओवर होता था 2 साल का, लेकिन गवर्नमेंट ने थोड़े दिन पहले अमेंडमेंट किया कि इनका टेनओवर 5 साल तक किया जा सकता है, लेकिन जो ये 3 साल हैं ये 1 ईयर एंड 1 ईयर ये एक्सटेंड किए जाएंगे हर साल में। तो उसी के ऊपर डिस्कस है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा थी, तो इसकी इंडिपेंडेंस के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और अभी रिसेंटली जो ईडी के चीफ हैं एसके मिश्रा जी, उनकी अपॉइंटमेंट जो बेसिकली गवर्नमेंट ने उनका टेनर एक्सटेंड किया, उसी के ऊपर एक पिटीशन डाली थी। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दिया कि इनको अभी नवंबर लास्ट से पहले इनको रिजाइन करना पड़ेगा। तो हम इसके बेसिक की बात करते हैं कि ईडी और सीबीआई है क्या। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बेसिकली प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ऑल्दो ये 1948 में ही पहले ही इस्टेब्लिश हो गई थी और शुरुआत में ही ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन के अंडर में आती है। और ओरिजिनली बेसिकली इसका जो जुरिडिक्शन थी वो ब्राइबरी और दी गवर्नमेंट करप्शन से रिलेटेड था, लेकिन 1965 में इसके जुरिडिक्शन को बढ़ा दिया, जिसमें सेंट्रल लॉ इन्फोर्समेंट वाला भी इससे काम किया जाने लगा। मल्टी स्टेट ऑर्गेनाइज क्राइम हो गए, इंटरनेशनल केसेस भी इसके द्वारा डील हो गए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सीबीआई के किसी भी काम के ऊपर आप आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था ना, इसका भी 2019 में कुछ अमेंडमेंट आया था, तो वहाँ पे आप आरटीआई नहीं लगा सकते। और सीबीआई एक ऑफिशियली डेजिग्नेटेड सिंगल पॉइंट है इंटरपोल के लिए, जो इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए सीबीआई नोडल एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। अब ईडी के बारे में बात करते हैं, अबाउट द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जो स्पेशली इकोनॉमिक इंटेलिजेंस वाली चीज़ों को इन्फोर्स करती है। जितने भी इकोनॉमिक क्राइम होते हैं कंट्री में, फॉर एग्जांपल कोई यहाँ से भगोड़ा हो गया तो उसके रिलेटेड जो भी इकोनॉमिक क्राइम होंगे वो ईडी हैंडल करेगी। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव बेसिकली जो 2 लॉज बना रखे हैं पार्लियामेंट ने, एक तो होता है फेमा, एक पीएमएलए, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए। पीएमएलए भी अब काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि जीएसटी को भी पीएमएलए के अंडर में ला दिया कि जीएसटी में जो इनवॉइस होते हैं, बाकी इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, उसके ऊपर भी अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है तो पीएमएलए एक्ट के अंदर में उसको कार्रवाई की जाएगी। इसका भी हेडक्वार्टर दिल्ली में, दोनों मतलब हेडक्वार्टर दिल्ली में है, तो आपको याद रखना बहुत ही आसान है। कुछ रीजनल ऑफिस दे रखे हैं, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और बाकी जगह।
नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली ये चाइना के ऊपर है। चाइना आपको पता है कि बार बार हमारी टेरिटरी में इंट्रूजन करता रहता है, कभी वेस्टर्न सेक्टर में और कभी ईस्टर्न सेक्टर में। तो और सेकंड यहाँ पे आईटीबीपी, ये दो चीज़ें न्यूज़ में है, तो इनके ऊपर डिस्कस करते हैं कि इंडिया और चाइना बॉर्डर के बेसिकली डिफरेंट नोमेनक्लेचर है। एक है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, न रिकॉग्नाइज है, बेसिकली एक डिमार्केशन है इंडिया और चाइना के बॉर्डर के बीच में। और जॉनसन लाइन, बेसिकली इंडिया जॉनसन लाइन को मानता है जो 1865 में एग्री हुई थी, और चाइना बोलता है नहीं मैकडोनल्ड लाइन। बेसिकली जो नदन सेक्टर है वहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये जॉनसन लाइन है, चाइना इसको नहीं मानता। जो लाइन यहाँ से आ रही है उसको चाइना मानता है कि ये मैकडोनल्ड लाइन, इसको मानता है। और मैकमोहन लाइन बेसिकली जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, वो सेपरेट कर रहा है चाइना से, उसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं। और चाइना और इंडिया का बॉर्डर 3 सेक्टर में है, वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल और ईस्टर्न। सबसे ज़्यादा हॉट रहता है वेस्टर्न वाला एंड ईस्टर्न वाला। सेंटर में हमारा कोई ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं है, यहाँ पे पीस रहती है। सेकंड जो न्यूज़ थी यहाँ पे, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, जो कि वन ऑफ द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। 4-5 दिन पहले हमने डिस्कस किया था ना कि अदर कौन कौन सी हैं, एसएसबी है, बीएसएफ है, असम राइफल है, एनएसजी है, सीआरपीएफ है। इनके ऊपर हमने डिस्कस किया था। एसएसबी किसको बॉर्डर गार्ड करता है, नेपाल एंड भूटान को। बीएसएफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश को। असम राइफल म्यांमार को। एनएसजी बेसिकली ये काउंटर टेररिस्ट फोर्स है। सीआरपीएफ इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने इश्यूज होते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, वीआईपी सिक्योरिटी, कंडक्टिंग इलेक्शन, इसमें सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट रहता है। तो आईटीबीपी बेसिक बात करते हैं। ये 1962 में इसको इनिशियली सीआरपीएफ एक्ट के अंदर ही इसको इस्टेब्लिश किया गया था, क्योंकि सिनो इंडिया वार 1962 में हुआ था। ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती हैं, सारी होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती हैं। और इसका बेसिकली जो प्राइमरी ड्यूटी है, इंडो चाइना बॉर्डर को सिक्योर करना, स्पेशली जो रीजन कराकोरम पास है ना, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये माउंटेन्स हमारी कराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड पीर पंजाल। तो कराकोरम पास लद्दाख से लेकर जेचेपला पास इन अरुणाचल प्रदेश, ये फैक्ट भी आपके लिए याद करना इंपॉर्टेंट है कि जेचेपला पास अरुणाचल प्रदेश में है, कराकोरम लद्दाख में। तो हमने इसके बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज़ आईएमएफ पे है, जो कि पाकिस्तान बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा है। तो पाकिस्तान को अभी $3 बिलियन लोन आईएमएफ ने अप्रूव कर दिया। क्यों अप्रूव किया? क्योंकि पाकिस्तान को गारंटी मिल गई कुछ अरब कंट्री, जैसे 2 बिलियन इसको सऊदी अरेबिया से मिल गया और $1 बिलियन इसको यूएई से मिल गया। तो इसका जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है जो अप्रूव करता है, कोई भी कंट्री अगर क्राइसिस में होता है तो उसको मॉनेटरी हेल्प करने और लोन देने के लिए आईएमएफ की ड्यूटी है। तो आईएमएफ और बाकी बॉडीज से रिलेटेड जितनी रिपोर्ट्स इनके द्वारा रिलीज़ की जाती है उनकी बात करते हैं। आईएमएफ बेसिकली ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज़ करता है। दूसरी रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑल्दो काफ़ी रिपोर्ट रिलीज़ करता है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। वैसे वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग, ऑल्दो ईज ऑफ डूइंग अभी डिसकंटिन्यू कर दी, पर ईज ऑफ डूइंग के ऊपर 2019 में क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने प्री में, किसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, 10 कंपोनेंट इसमें होते हैं, बट अभी इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। सेकंड वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो इनमें कंफ्यूज मत होना, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आईएमएफ के द्वारा रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है। नेक्स्ट आर्टिकल बेसिकली इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे है, जो कि अभी 5.2% बढ़ गया। तो आईआईपी के बेसिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। यूपीएससी ने इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा था। बेसिकली इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या करता है, इंडिकेटर है जो कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, नॉट वैल्यू, जो प्रोडक्शन की वॉल्यूम में चेंज होता है इंडस्ट्रियल आउटपुट में, उसको मेजर करता है। और ये मंथली कंपाइल किया जाता है किसके द्वारा, एनएसओ के द्वारा। एनएसओ क्या है, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस अंडर द मोस्पी। मोस्पी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसका बेस ईयर क्या, 2011-12। बेस ईयर बेसिकली उस ईयर को माना जाता है जहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ काफ़ी स्टेबल रही और कोई हाई इन्फ्लेशन नहीं हुआ। इसमें बेसिकली जो 8 कोर सेक्टर हैं जो नीचे नाम दिए हैं, वो 40% वेटेज है 8 कोर सेक्टर का, और उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर इस तरह से आप याद रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आर रिफाइनरी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर। इस पे भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि हाईएस्ट वेटेज किसका है, लोवेस्ट वेटेज किसका है। कई बार आपको अरेंज भी करना पड़ सकता है।
नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली यमुना में आपने पता होगा कि नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, जिसके कारण यमुना में 45 ईयर्स आई, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया कि यहाँ पे इतनी बाढ़ के कारण यमुना में बहुत ज़्यादा डिल्यूज आ गया। तो यमुना के बेसिक की बात करते हैं। यमुना रिवर बेसिकली ओरिजिनेट कहाँ से होती है? यमुनोत्री ग्लेशियर, और इस जगह का नाम क्या है? बंदरपूछ, ये उत्तराखंड में है। और ये गंगा को आपस में मिलती है संगम पे, आपने नाम सुना हो गंगा जमुना सरस्वती, तो जमुना इस यमुना का ही नाम है। जहाँ पे कुंभ मेला, जो कुंभ मेला बहुत ही फेमस है, जो कि 12 साल में यहाँ पे भरता है और यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है। इसमें इंपॉर्टेंट डैम है जो यमुना रिवर के ऊपर, एक तो लखवार व्यासी और ताजेवाला। ताजेवाला कहाँ पे? हरियाणा में। लखवार व्यासी उत्तराखंड में। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं कि चंबल, सिंध, बेतवा, केन। केन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, केन बेतवा लिंक के ऊपर भी है। और यहाँ से जो भी सेंचुरी है बेसिकली है ना, यहाँ पे दोनों के लिंक करने में जो टाइगर्स को और बाकी हैबिटाट का डिस्ट्रक्शन के काफ़ी चांसेस, उसके कारण ये केन बेतवा लिंक बहुत ही न्यूज़ में चलता रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि फ्रांस में प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली विजिट किया, जहाँ पे डिफेंस कोऑपरेशन और मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। और ये विजिट काफ़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमने 25 साल मतलब 25th एनिवर्सरी बनाई, जो कि स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप हमारी फ्रांस के साथ में। और इसमें कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किया? डिफेंस हो गया, स्पेस हो गया, जियो स्ट्रेटजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, स्पोर्ट्स एंड कल्चर। जब मेंस में क्वेश्चन आता है तो आप इनको सब हेडिंग बना के ये आंसर आराम से लिख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट। ये बेसिकली है कि गवर्नमेंट ने जो हाई कोर्ट के जजेस थे उनको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर दिया। नॉर्मली ये होता है कि कुछ कंडीशन होती है जिसमें हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जाता है। तो हम जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की कुछ बेसिक्स की बात करते हैं, साथ में कंपैरिजन में हाई कोर्ट का भी पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आपको हाई कोर्ट का जज कम से कम 5 साल तक होना चाहिए। और एमिनेंट जूरिस्ट की कंडीशन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज में, हाई कोर्ट में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। और एमिनेंट जूरिस्ट इन द व्यू ऑफ प्रेसिडेंट। एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट में 10 साल तक, ये सेम कंडीशन हमारे हाई कोर्ट के जज को बनने के लिए। इनका टेन्योर कितना रहेगा? 65 तक। हाई कोर्ट का कितना रहता है? 62 ईयर्स तक। अपॉइंटमेंट कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन के साथ में। आपने कोलेजियम सिस्टम के बारे में सुना है। कोलेजियम में बेसिकली कंकरेंस लेनी पड़ती है, CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस। अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। दोनों जो भी सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के दोनों के अपॉइंटमेंट ही प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन सी चीज़ें फिक्स नहीं की इनके लिए। सबसे पहले कोई एज नहीं बताई। एज बताई जाएगी सुप्रीम कोर्ट के केस में पार्लियामेंट के द्वारा, और हाई कोर्ट के केस में प्रेसिडेंट के द्वारा। रेजिग्नेशन किसको करेंगे? रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को करेंगे, लेकिन इसमें कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं बनाया। और रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। रिमूवल का प्रोसीजर भी हम बाद में समझेंगे कि इनको रिमूव करने का क्या प्रोसीजर है। ओथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? या तो प्रेसिडेंट के द्वारा, या प्रेसिडेंट किसी आदमी को अपॉइंट करते हैं उसके द्वारा। अब इसमें देखो कि रिमूवल, आज तक इंडिया में कोई भी जज का इम्पीचमेंट नहीं हुआ है। और इम्पीचमेंट करने का ग्राउंड क्या है? प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। अब इसको रिमूव करने के लिए बेसिकली स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, और एक कमेटी होती है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ द पार्टिकुलर स्टेट, और एक एमिनेंट जूरिस्ट। अब इसको थोड़ा डीप में डिस्कस करते हैं कि इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग होती कैसे है। सबसे पहले जब भी किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच किया जाएगा तो उसका जो मोशन है वो साइन होना चाहिए 100 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड 50 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। उसके बाद जो हेड हैं, स्पीकर और चेयरमैन, जो हाउस के चेयरमैन हैं, जैसे राज्यसभा में चेयरमैन और लोकसभा में स्पीकर, उनको ये मोशन सबमिट किया जाएगा। और अगर मोशन को एडमिट कर लिया जाता है इनके द्वारा, तो 3 मेंबर की एक कमेटी, जो बेसिकली कमेटी थी ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ पार्टिकुलर स्टेट जहाँ का हाई कोर्ट की कोई इम्पीचमेंट चल रही है, एंड एमिनेंट जूरिस्ट, ये 3 मेंबर्स की जो कमेटी होगी, ये उसको पूरा स्टडी करेगी कि ये मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी वाला रीज़न है कि नहीं है। उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी से दोनों हाउसेज में पास किया जाएगा सेपरेटली, और देन प्रेसिडेंट को मोशन भेजा जाएगा, और उसके बाद इनको रिमूव किया जाएगा। लेकिन आज तक इंडिया में कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव नहीं किया गया। इसी के साथ में एक मिलता जुलता टॉपिक है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एंड द कॉलेजियम सिस्टम, कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनकी कहानी क्या है। बेसिकली कॉलेजियम सिस्टम जो इवॉल्व हुआ था फर्स्ट जज के, सेकंड जज और थर्ड जज, 3 जज केसी के द्वारा, फाइनली ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बेसिकली इनकी कंकरेंस लेनी पड़ती है जब भी जज को अपॉइंटमेंट करना हो प्रेसिडेंट के द्वारा। तो बेसिकली इसका इवोल्यूशन 3 जज केसेस के बाद हुआ,
और इसमें जजेज बेसिकली वही बताया कि चीफ जस्टिस एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेज के द्वारा होगा, और इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है। सिंपल स्टेटमेंट आ सकती है, कोलेजियम सिस्टम इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नो, इसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है। ये आर्टिकल 124 में सिर्फ इतना कहा गया है कि जो जजेज हैं अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा इन कंसल्टेशन विद द जजेज, लेकिन इसी कंसल्टेशन वर्ड की इंटरप्रिटेशन करके यहाँ पे आ गया कंकरेंस। और क्रिटिक्स बेसिकली यही कहते हैं काफ़ी क्लोज डोर सिस्टम है, अंकल जज सिंड्रोम फॉलो किया जाता है और लैक ऑफ द ट्रांसपेरेंसी। अब ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन क्या है, बेसिकली गवर्नमेंट ये लाई थी नया लॉ बना के कि कोलेजियम सिस्टम को रिमूव करके NJIC इस्टेब्लिश की जाए ताकि इसकी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर किया जाए। 2014 में इसको पास किया गया था। इसमें टोटल 6 मेंबर थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, लॉ मिनिस्टर एंड द 2 एमिनेंट। इसमें सुप्रीम कोर्ट का बेसिकली ये कहना था कि इसमें आपने इनको ज़्यादा वेटेज दे दिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इतना वर्चस्व नहीं रहा जितना होना चाहिए। तो यहाँ पे इनकी इंडिपेंडेंस पे क्वेश्चन आ गए थे, तो उसके कारण इसको 99th अमेंडमेंट में, 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। नेक्स्ट बेसिकली डिसर्केशन ऑफ द कुरान से रिलेटेड है और इंडिया ने भी इसके फेवर में वोट किया। तो UNHRC काउंसिल ने भी ये ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था। UNHRC हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बेसिक की बात करते हैं कि UN ह्यूमन राइट काउंसिल जो कि 2006 में इस्टेब्लिश की थी, ये UN रिफॉर्म्स प्रोसेस का एक हिस्सा है और इसने रिप्लेस किया था UN कमीशन ऑन दी ह्यूमन राइट को। और ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि विद इन द UN सिस्टम है, जिसका मेन काम है जहाँ भी ह्यूमन राइट वायलेशन होगी वहाँ पे ये अपनी कार्रवाई करे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। मैक्सिमम बॉडीज़ के हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में होते हैं क्योंकि स्विट्ज़रलैंड एक न्यूट्रल टाइप में कंट्री है जो कि किसी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं होता। इसमें टोटल 47 मेंबर्स होते हैं जिनके इलेक्शन हर साल किए जाते हैं ताकि हर एक रीजन को जो ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फॉर एग्जांपल एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इनको पूरी रिप्रेजेंटेशन मिलती रहे। और हर एक मेंबर का टेन्योर कितना होता है, 3 साल। और इसमें कंडीशन है कि कंट्रीज़ को कोई भी सीट 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म से ज़्यादा नहीं कर सकते। इसका बेसिकली फंक्शन क्या है UNHRC का, ये बेसिकली नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन देती है ह्यूमन राइट पे और एक पीरियडिक रिव्यू रिपोर्ट निकालती है जो कि 193 मेंबर्स के ऊपर लागू होती है। तो ये था हमारा करंट अफेयर डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।